आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो भी क्लास 10th में हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि आपकी सभी की अच्छी परसेंटेज बने, आपके परिवार वाले आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स दें। तो आप अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि अपने आसपास आप जब सेब को काटते हो या फिर मोमबत्ती का जलना हो गया या फिर बल्ब का जलना हो गया या फिर बर्फ़ का पिघलना हो गया, तो इनमें कौन से तो आपके पास रासायनिक परिवर्तन है, कौन से भौतिक परिवर्तन है, इन सब के बारे में जानकारी होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, अन्यथा ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं बैठेंगी। तो सबसे पहले अगर अपन टॉपिक की बात करें तो अपने पास पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं। अपने को इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो वह परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुणों में बदलाव होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि जब आपके पास उसके भौतिक गुण यानी कि जो उसके आकार आकृति हैं वो तो बदल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जैसे आप मान लो सेब को काट रहे हो, तो सेब के काटने के बाद में आप देखते हो क्या सेब के काटने के पश्चात कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बनता है। नहीं, सेब वैसे के वैसे रहता है। आप उसको सेब ही बोलोगे, सेब के कटने के बाद आप उसको अनार थोड़ी ना बोलोगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखते हो पानी है, पानी से आप क्या बना सकते हो, बर्फ़ बना सकते हो, और बर्फ़ से वापस क्या बना सकते हो, पानी। तो भी आपके ये भी है कि आपके पास क्या है बेटा, एक तरीके से भौतिक परिवर्तन। और हाँ, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भौतिक परिवर्तन होता है वह हमेशा अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। हमेशा भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और आप हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन को अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो आगे भी चले और पीछे भी चले। जैसे आप देख सकते हो बर्फ़ से क्या बन रहा है, पानी, और पानी से क्या बन रहा है, बर्फ़। तो आपके पास ये क्या है, एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें नया पदार्थ का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख सकते हो पानी से बर्फ़ बना और बर्फ़ से वापस पानी बन गया, तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बना। नहीं, जो पानी था वो पहले कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, बाद में कौन से फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। और जब बाद में बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में था तो पिघलने के बाद में वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये ध्यान रखोगे कि पदार्थ के गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जो पदार्थ के गुण पहले थे वो ही एज इट इज़ रहेंगे। फिर आते हैं अपने पास भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो आप देखते हो कि बल्ब का जलना हो गया, पहला क्या हो गया, बल्ब का जलना। तो आप देखते हो कि जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, जैसे स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब बुझ जाता है। तो एक प्रकार से देखोगे तो ये आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होगी। कौन सी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा देखते हो आप मोम का पिघलना। जैसे मोमबत्ती को जलाते हो तो जो मोमबत्ती जल रही है वो तो आपके पास रासायनिक प्रक्रम है एक तरीके से। अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो आप पिघले हुए मोम से वापस मोमबत्ती बना सकते हो। इसका मतलब ये आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो गई और ये आपके पास भौतिक परिवर्तन भी हो गया। फिर आता है आपके पास फलों से सलाद बनाना। बिल्कुल सही बात है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। आपके पास बर्फ़ का पिघलना, यह भी मैंने समझाया है आपको। लकड़ी का कटना, ये भी आपके पास क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में अगर अपन चले आगे तो अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है रासायनिक परिवर्तन का। कौन सा टॉपिक आता है अपने पास? रासायनिक परिवर्तन का। तो रासायनिक परिवर्तन में अगर अपन देखते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में कोई वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वह एक नया पदार्थ बनता है। वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वह नया पदार्थ बनता है, आपके पास क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि उसके परिवर्तन के अंदर अपने पास एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। क्या? एक नया उत्पाद बन रहा है। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल देखते हैं अपन, दूध से दही का बनना। किसका? दूध से दही का बनना। तो आप देखते हो जैसे दूध होता है वो पहले तो थोड़ा सा अपने पास लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप उसके अंदर छाछ वगैरह कुछ भी डालते हो तो वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूध से किसका निर्माण हो गया? दही का। और ये किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके पास रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वह हमेशा स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई नया आपके पास उत्पाद बन रहा है तो आपके पास वो कौन सा प्रक्रम हो गया? स्थायी। और ये आपके एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि आपके पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा एक ही दिशा में चलती है, जबकि आपके पास अभी अपन ने भौतिक परिवर्तन में पढ़ा था
कि जो आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वह हमेशा दोनों दिशाओं में चलती है। और तीसरी चीज़ रासायनिक परिवर्तन में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा आपको एक नया पदार्थ मिलता है। चौथी चीज़, आप रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक प्रावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जो पदार्थ से एक बार नया पदार्थ बन गया तो नए पदार्थ से जो पहले वाला पदार्थ था वो आप कतई प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के बाद में अगर अपन अगला टॉपिक देखें तो अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे आपके पास अगर लास्ट में कोई भी शब्द ऐसे आ जाए जलना, इसका मतलब आप समझ जाना ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, लकड़ी व कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना। जैसे आप लोहे की वस्तु को या धातु को बाहर नमी की उपस्थिति में वातावरण में रखते हो तो वह वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक हल्के भूरे रंग की परत जमा लेता है, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। यही आपकी क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन। और अगर अब अपन आगे देखें तो रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचानोगे कैसे। सबसे मेन चीज़ ये निकल के आती है आपके पास कि आप कोई भी आपके पास इक्वेशन हो रही है तो आपके पास ये कौन सी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप इनको पहचानोगे कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, फिर देखोगे रंग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, फिर देखोगे तापमान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, फिर देखोगे गैस का उत्सर्जन हो रहा है या नहीं। आप देखते हो मैग्नीशियम रिबन होता है, आपके चैप्टर में दे रखा है पहले चैप्टर में कि मैग्नीशियम रिबन होता है। जब उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं ना अपन तो अपने को क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, वो किस फॉर्म में, आपके पास पाउडर फॉर्म में। पहले आपके पास मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, ठोस फॉर्म में, और बाद में आपके पास किस फॉर्म में आ गया, पाउडर फॉर्म में। यानी पहले तो सॉलिड था, बाद में ये पाउडर बन गया। यानी कि पहले तो इसकी अवस्था अलग थी, बाद में इसकी अवस्था क्या हो गई, अलग हो गई। तो आपको पास जो मेरे पास पहला पॉइंट है वो यहीं पे समझ में आ गया होगा आपको कि पहला क्या है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आपके पास पहले तो मैग्नीशियम ठोस था, वायु से की उपस्थिति में उसने अभिक्रिया की और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, जो किस फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में। उसके बाद में आप देखते हो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ़ क्यों किया जाता है। आपके एनसीईआरटी का सबसे मेन क्वेश्चन है ये, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ़ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर उसके खुद की सतह पर क्या, यानी कि मैग्नीशियम खुद के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे क्या होता है कि वो जलने में क्या होता है, असमर्थ होता है। क्या होता है, जलने में असमर्थ, क्योंकि ऑक्साइड की परत उसको जलने नहीं देती है। इसी कारण से अपन उसको रेगमाल से साफ करते हैं, उसके ऊपर जो अशुद्धियाँ जम जाती है ऑक्साइड की उनको हटाते हैं, जिसके वजह से अपन मैग्नीशियम के रिबन को जला सकते हैं। दूसरा देखते हैं अपन रंग परिवर्तन। तो आप देखते हो कि आप कॉपर सल्फेट का एक विलयन लो बीकर के अंदर, उसमें आप एक लोहे की कील डालो और आप देखते हो कि जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो आपके पास जो कॉपर सल्फेट का हरा रंग है, यानी कि आप देखना जो आपके पास आयरन है वह कॉपर से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील। तो क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा और इसके रंग में भी क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो दूसरी ये हो गई कि आपके पास रंग में परिवर्तन आप देख सकते हो साफ साफ इसमें हो रहा है। तीसरा अगर अपन देखें तो तापमान में परिवर्तन। आप देखते हो, आप एक फ्लास्क लो शंक्वाकार, उसके ऊपर अंदर दानेदार जिंक डालो, फिर उसके ऊपर एक कोक की नली डालो और उसको आप टेम्परेचर दोगे तो आप देखोगे कि तापमान बढ़ने के कारण आपके पास पहले कुछ अलग प्रोडक्ट था और बाद में आपको कुछ अलग प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। आप देखते हो जैसे आपने उसके अंदर जिंक के दाने डाले और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो आप देखते हो आपके पास जो नया पदार्थ बनेगा वो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। कि क्यों हुआ, तापमान में परिवर्तन के कारण। अगर आप उसको तापमान नहीं देते तो क्या है, आपके पास ये प्रोडक्ट बनते नहीं बनते। और आप दूसरी चीज़ ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसके अंदर से गैस से भी बाहर निकलेगी। आप देखते हो भाई, आप नॉर्मल सी चीज़ देख लो, आप किसी भी चीज़ को अगर जलाते हो तो जलाने के बाद में एक तो कार्बन जो एक पाउडर के रूप में आपके पास कुछ का पाउडर बनता है और जो आपके पास कुछ हानिकारक गैसें हैं वो बाहर निकलती है, क्योंकि वो सब क्यों हो रहा है, तापमान बढ़ने के कारण से। तो वही सेम चीज़ इसमें है। आप देखोगे इसमें कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। फिर इसके बाद में अगर अपन अगला जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं अपन रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखो सबसे पहले बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा तत्वों प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जाता
है, हमेशा किसके रूप में, तत्वों या प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जाता है। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरी चीज़ आप इसमें ये देखोगे कि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपके पास LHS, एक होता है RHS। LHS को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, इसमें जो आपके पास LHS होता है वो तो होता है आपके पास क्रियाकारक या अभिकारक, और जो आपके पास RHS होता है वो होता है आपके पास उत्पाद। जो आपके पास क्रियाकारक अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, क्रियाकारक या अभिकारक। और जो क्रियाकारक और अभिकारक आपस में क्रिया करके जो नया कुछ पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आप देखो कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये अपन ने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड अपने को प्राप्त हुई। तो आज आप इसमें देख सकते हो जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो भाग है जिसको अपन LHS बोलते हैं वो क्या है आपके पास, क्रियाकारक या अभिकारक। और आप देख सकते हो जो आपके पास नया उत्पाद बना है यानी कि CO2, उसको बोल सकते हो आप RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इसके बाद में अगर अपन अभिकारक की परिभाषा देखें तो आप देखोगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव ही नहीं है, क्या कहलाते हैं आपके, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और ये अभिकारक मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का। ये अभिकारक मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे बेटा, उत्पाद का। ये आपके पास अभिकारक है जिसको अपन LHS बोलते हैं, ये आपके पास उत्पाद है जिसको आप RHS बोलोगे। इसके बाद में अगर अपन आगे चले तो आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को पहचानने के कैसे या कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण अगर अपन देखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो किसी रासायनिक समीकरण या किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु व उत्पाद के परमाणु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। अगर कार्बन की संख्या इधर 1 है तो इधर भी 1 होनी चाहिए, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 ही होनी चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 होनी चाहिए। तो आपके पास ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इन समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। जो आपके पास अगला टॉपिक आएगा हिट एंड ट्रायल विधि वाला। अगला जो अपने पास दूसरी समीकरण है उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है, इसमें देखो आप, इसको अपन कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं हो, यानी कि इधर अगर कार्बन 1 है और इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो आपके पास क्या है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो अपने पास मैग्नीशियम है और इधर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा तो 1 ही है। इसका मतलब अपने पास ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अपन इसके बारे में यही चर्चा कर रहे हैं कि जो आपके पास रासायनिक समीकरण होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जब आप कोई नई नई अभिक्रिया करवाते हो और नया नया आपके पास उत्पाद बनता है, उसके बाद में आप दोनों साइड में जब प्रतीकों को देखते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो, अगर अपन एक एग्जाम्पल ले कि जैसे मान लो अपन ने जल का एग्जाम्पल ले लिया, H2O का, तो अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें तो आपके पास ये H2 + O2 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, H2 + O2 के फॉर्म में। आप देखोगे आप H2 + O2 से क्या बना सकते हो, H2O, जिसको अपन जल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हो हमेशा जो हाइड्रोजन है वह अपने मॉलिक्यूल के साथ आता है। जैसे हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन तो 1 ही है। तो इस साइड भी अपने पास ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए अपन गणितीय अंक का उपयोग करते हैं ताकि दोनों को अपन संतुलित कर सके। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास LHS वाला पार्ट है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे अपने को लगे कि हाँ इस अभिक्रिया को अपन संतुलित कर सकते हैं। अब अपन देखें कि अपने पास H2O है, अगर अपन इसको संतुलित करना है तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन साइड में कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की देखते हैं कितने हैं, अपने ऑक्सीजन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे बेटा 1 ही है, तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। तो अपन H2O जो अपने पास RHS है वहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, क्योंकि 2 दूनी 4। तो अपने पास इस साइड में भी हाइड्रोजन 4 होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे H के आगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे अपने पास भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 ही। अपने पास रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, अपनी संतुलित हो गई। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को खोल खोल के बताया है, ठीक है। फिर आगे अपने पास नया टॉपिक निकल के आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वैसे वो 9 प्रकार की होती हैं।
जैसे मान लो आपके पास रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अगर अपन देखें तो आपके पास हो गई पहली अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ऑक्सीकरण इसको अपन उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और फिर आ गई आपके पास अपचयन अभिक्रिया हो गई, और आपके पास क्या हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर अपन इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो आपको मैं पहले बता दूं, जो आपके पास संयोजन अभिक्रिया होगी ना, इसको अपन योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? योगात्मक अभिक्रिया भी। कैसे कहते हैं? आपके पास मान लो कोई प्रोडक्ट है ए प्लस बी, तो जो आपके पास ये अभिकारक है ये क्या है, दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। लेकिन जब आपस में इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, ये जुड़ते हैं, तो आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? ए बी का, जो कि आपके पास क्या है, एक उत्पाद है। वहीं वियोजन अभिक्रिया है, इसमें क्या हो गया है, अपने पास जो यौगिक होंगे वो टूटेंगे यहाँ पे, तो अपने पास दो अभिकारक जुड़ के यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक यौगिक टूटकर दो अभिकारकों का निर्माण करेगा। फिर आता है अपने पास विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। फिर आती है अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अपने पास जो एक आपके पास परमाणु होगा वह दूसरे परमाणु की जगह ले लेगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ऊष्मा हमेशा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर आता है आपके पास ऑक्सीकरण, जिसको अपन उपचयन अभिक्रिया बोलते हो। इसमें क्या होगा आपके पास, अगर आप इस अभिक्रिया को करवाते हो तो इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ेगी, वह हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। फिर आती है आपके पास अपचयन अभिक्रिया। इस अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, आपके पास जो आपके पास हाइड्रोजन है वो तो जुड़ेगी और ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब अगर अपन आगे बात करें तो सबसे पहले जो भी अपने पास अभिक्रिया आती है वो आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? इसे अपन योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जुड़ना। आपके पास जैसे मान लो कोई दो उत्पाद प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद ए बी बना है, सॉरी, जैसे मान लो आपके पास दो आपके पास क्या है अभिकारक है, एक तो ए हो गया एक बी हो गया, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए बी उत्पाद का। ठीक है, यानी कि आपके पास एक नया उत्पाद बन गया। लेकिन कैसे बनाया? ये दो अभिकारकों के जुड़ने से। तो आपके पास ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपके पास? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो एकल अभिकारक आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। जैसे मान लो अगर अपन एक एग्जांपल लें, आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल है। ठीक है, ये अब देखो एलएचएस वाला पार्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कार्बन भी अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है। तीसरी चीज़, बीच में प्लस का निशान है। चौथी चीज़, ये दोनों आपस में जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो आपके पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखो आप Mg+O2, ये दोनों भी अलग अलग हैं। अभिकारक क्या बन गया आपके पास? 2MgO। तीसरा देखो आप NH3+HCl, क्या बन गया आपके पास? NH4Cl। ये भी देखो आपके पास संयोजन अभिक्रिया है। तो आप देखोगे इसमें जो आपके पास एकल अभिकारक है ना, वो आपस में जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसके आगे अगर अपन चले तो आप एक एग्जाम्पल देखोगे कि जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका निर्माण कैसे होता है। आप जब बिना बुझा हुआ सोना, जिसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसके अभिक्रिया जल से करवाते हो, आपके पास क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका उपयोग सफ़ेदी एवं वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सफ़ेदी एवं वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, आपके बहुत बहुत काम की चीज़ है। फिर इसके आगे अगर अपन चले तो अपने पास एनसीईआरटी में जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो निकल के ये आता है कि एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। यानी कि आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अपने घर को पेंट करने के लिए करते हो, जिससे आपका घर हमेशा कैसा दिखेगा? सफ़ेद। और आपको पता होना चाहिए कोई सफ़ेद चीज़ हमें कब प्राप्त होती है? जब अपन कैल्शियम ऑक्साइड की प्रक्रिया किससे करवाएं? जल से। किससे करवाएं? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रक्रिया जल से। जैसे मान लो अपने पास इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स पदार्थ का नाम बताओ। क्या पूछ रहा है? एक्स पदार्थ का नाम। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अपने को नाम बता देना है। फिर इसका रासायनिक समीकरण अपने को पूछे तो क्या बताओगे? ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन जल से करवाए, क्या बना है अपने पास? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास पहली चीज़ क्या है कि अपने पास जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर अपने को मिल चुका है कि एक्स पदार्थ का नाम तो क्या हो गया आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा, अगर अपन इसका रासायनिक समीकरण देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अपन जल से करवाते हैं तो अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई समस्या होगी। तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है आपके पास? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो इसमें दो एकल अभिकारक आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। अब अगर अपन इससे आगे देखें तो अपने पास जो दूसरी अभिक्रिया होती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया।
वियोजना अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास जो एकल अभिकारक होगा ना बेटा, वो हमेशा टूटेगा और किसका निर्माण करेगा, सॉरी एकल अभिकारक नहीं, एकल यौगिक होगा ना, वो दो या से दो अधिक भागों में टूटेगा और किसका निर्माण करेगा। जैसे मान लो आपके पास ए बी एक क्या है, यौगिक है, और जब वो टूटता है तो किसका निर्माण निर्माण करेगा, ए व बी का। आप इसकी डेफिनेशन देखो, किसी यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होना आपके पास क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली होती है ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में, दूसरी होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और तीसरी होती है विद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है बेटा। अब आपके पास एक चीज़ देखना कि जो आपके पास ऊष्मा जो और ताप की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में करवाई जाए। अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये नीचे एग्जांपल करवा रखा है मैंने। CaCO3 को जब अपन ताप देते हैं तो क्या बनता है अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और एक आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अपन देखें तो PbNO3 की जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं, इसको ताप देते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड, और एक अपने पास ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये तो होती है अपने पास कौन सी, तापीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है अपने पास, दूसरी अभिक्रिया आती है अपने पास सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया, यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, आपके पास क्या कहलाएगी, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास सूर्य के प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूट रहे हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो आपके पास AgBr है, क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको अपन जब प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, Ag+Br2। क्या बनेगा, Ag+Br2। और जो आपके पास इसका उपयोग वो कहाँ किया जाता है बेटा, हमेशा इसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। और इसके बाद में अगर अपन तीसरी जो अभिक्रिया देखें, वो आती है अपने पास विद्युत धारा, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब विद्युत धारा के कारण कोई पदार्थ अगर टूटता है, जैसे मान लो किसी विद्युत कोई अपने पास यौगिक है और अपन उसको विद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ते हैं, तो आपके पास कौन सी अभिक्रिया होती है, वह विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो आपके पास NaCl है, अगर आपने उसको धारा प्रदान की तो क्या हो जाएगा, वो अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ व Cl- में। आपके पास जल है, H2O है, आप उसको विद्युत धारा प्रदान करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, H2+O2। तो ये आपके पास क्या हो गई, विद्युत धारा की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब अगर अपने पास अगला टॉपिक जो निकल के आता है, वो आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर आपको ऊष्मा के साथ साथ ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, क्या कहलाती है आपके पास, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगर अपन इसमें आगे देखें तो आपके पास देखोगे कि आप जब प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, एक आपके पास क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, एक आपके पास जल बनेगा। ठीक है। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखोगे कि जो आप श्वसन की प्रक्रिया करते हो ना, तो वो भी क्या है आपके पास, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, एक आपके पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब आप देखते हो कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बेटा, भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड। किस में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया। और श्वसन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया कि आपके पास कौन सी अभिक्रिया है, आपके पास ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आगे अगर अपन देखें ऊष्मा संक्षेपीय अभिक्रिया में श्वसन अभिक्रिया का समीकरण, तो आप देखोगे ग्लूकोज को अपन किसकी उपस्थिति में तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अगर इसको अपन 6O2 की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 6CO2 + 6H2O। आपके पास क्या बाहर निकलेगी बेटा, ऊर्जा। क्या बाहर निकलेगी, ऊर्जा। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। फिर आती है आपके पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊर्जा। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस अभिक्रिया
को करवाने के लिए हमें इसे क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। जैसे आपके पास मान लो आपके पास हाइड्रोजन है और क्या है आयोडाइड है, ठीक है। अपन इनको ऊर्जा देकर अभिक्रिया करवाते हैं, अपने पास क्या बन जाएगा 2Hi, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरा अपने पास N2+O2 है, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा NO। क्यों बनाइए, क्योंकि अपन ने इसको क्या दी बेटा, ऊर्जा, क्या दी, ऊर्जा। इसके बाद में अगर अपन देखें उपचयन अभिक्रिया, क्या उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, क्या देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नहीं, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, आप अच्छे से देख सकते हो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। आपके पास कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में आप देख सकते हो आपके पास मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं, क्या बन रहा है अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है यहाँ तो अलग है और यहाँ जुड़ के मैग्नीशियम से मिल रहा है, यहाँ जुड़ के मैग्नीशियम से मिल रहा है, यानी कि इसमें अपने पास दिख रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आपके पास ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण अगर अपन देखें तो आप देखते हो कॉपर है और ये ऑक्सीजन से क्या है, अलग है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, यानी ये ऑक्सीजन इससे यहाँ पे जुड़ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। अगर आप आगे देखें तो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेगा। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है श्वेत शाम फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, ये भी आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया ही है। तीसरा है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर, ये भी पूरा पढ़ाया हुआ है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार बताए मैंने, तीनों के तीनों, जैसे आपके पास तापीय हो गई, ऊष्मीय हो गई और विद्युत हो गई, तीनों के विद एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। अब अगर अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है वो आपके पास ये है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका मतलब ये होता है कि हटाना। इसमें देखो बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आपके पास एक जो तत्व होता है ना जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है वो क्या करेगा, कमजोर तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि जिसमें ज़्यादा ताकत होगी ना वो तो अपना अस्तित्व बना लेगा, जिसमें कम ताकत होगी ना तो वो जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसको उड़ा देगा। अगर अपन इसमें देखें तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अपन इसका एक एग्जाम्पल देखें तो आपके पास AB+C है, तो आप देखोगे कि जो आपके पास सी है वो क्या है, ताकतवर है, और ए क्या है, कमजोर है। तो ये क्या करेगा, इस ए की जगह ले लेगा, क्या करेगा, ये ए की जगह ले लेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CB+A, क्या बन जाएगा, CB+A। इसके बाद में अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो आपके पास जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस क्या है आपके पास आयरन है, जिसको अपन फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, किसको कर देगा, कॉपर को विस्थापित, और इसकी जगह खुद बना लेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया इसने, बाहर कर दिया। दूसरा उदाहरण देखिए अपन, तो क्या करेगा, ये जिंक है, ये भी कॉपर से क्या है, अधिक ताकतवर है, तो क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, और कॉपर की जगह खुद ले लेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में से इससे संबंधित एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कीले डालने पर रंग क्यों बदल जाता है। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है और आपके पास ये आयरन है, तो ये क्या करेगा भाई, ये जो आयरन है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित, और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, क्या बन जाएगा बेटा, फेरस सल्फेट, ठीक है। आगे अपन अगला टॉपिक देखें तो अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर अपन परिभाषा देखें तो क्या है, किसी रासायनिक समीकरण में दो परमाणु परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं, या आप एक परमाणु दूसरे परमाणु का क्या कर लेता है, स्थान बदल लेता है, या स्थान बदल देता है। एक परमाणु क्या करता है, दूसरे परमाणु का स्थान बदलता है। जैसे आपके पास है सोडियम डाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट, ये क्या करेगा, BaCl2 से जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है ये सल्फेट की जगह चल जाएगा, सल्फेट क्लोरीन की जगह। आपके पास क्या बन जाएगा, 2NaCl+BaSO4, क्या बन जाएगा, 2NaCl+BaSO4। इसको आप श्वेत अवक्षेपण या इसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हो। और BaSO4 को श्वेत, आपके पास जो BaSO4 है वह श्वेत अवक्षेप बनाता है जो पानी में नहीं घुलता है। किस में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हो आप, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हो। कौन सी अभिक्रिया कहते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है।
अगला टॉपिक अपने पास निकल के आता है बेटा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अभिक्रिया आपने पढ़ी, तो उपचयन अभिक्रिया में आपने देखा होगा कि आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन जोड़ रहे थे। अपन अपचयन में क्या करना, अपने को ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को तो बाहर निकालना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो क्या कहलाती है आपके पास? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। अगर अपन देखें तो आपके पास क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है। क्या है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। किससे अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन से। किससे? अब हाइड्रोजन से। आप एक चीज़ देखो, आपके पास जो ऑक्सीजन है ये कॉपर से अलग हो रहा है या नहीं? एक चीज़ ये देखो आप, ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ आप ये देखो, आपके पास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है या नहीं? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है या नहीं? तो अपने पास दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास ये कौन सी अभिक्रिया हुई बेटा? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया के बाद में अपन देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं? साथ साथ। जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी क्या कहलाएगी आपके पास? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर अपन इसका उदाहरण देखें तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो कॉपर प्लस अपने पास क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो आप ये देखो इसमें पहले तो ये आप ये देखो कि इसमें हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है? ऑक्सीजन से जुड़ रही है। तो ये क्या हो रही है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना आपके पास क्या बताया था मैंने? जहाँ ऑक्सीजन जुड़े क्या बताया था मैंने आपके पास? उपचयन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। आपके पास क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर अपन आगे चलें, आगे थोड़ा सा अपन चलते हैं तो अपने पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है दैनिक जीवन में अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रभाव। अपने पास पहला टॉपिक आता है संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? अगर आप किसी धात्विक वस्तु को वायु या नमी की उपस्थिति में बाहर रखते हो तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, या कोई भूरी परत उसके ऊपर आगे बुरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है बेटा? संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। उदाहरण देखो, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे के ऊपर जंग लगना, ये क्या है इसके उदाहरण। फिर इसके अगला टॉपिक आता है अपने पास विकृत गंधिता। क्या आता है? विकृत गंधिता। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये पदार्थ खराब हो जाते हैं, यानी कि तेल या वसा से बनी हुई कोई चीज़ें होती हैं, क्या होता है? इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या होते हैं? ये चीज़ें खराब हो जाती है। क्या हो जाती हैं? खराब। जिससे इनके गंध और स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन। इसी को क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कि आलू की चिप्स को सही रखने के लिए या उनके गंध या स्वाद में कोई परिवर्तन ना आए, इनमें क्या कौन सी गैस भराई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। कौन सी गैस बेटा? नाइट्रोजन। जिससे क्या हो? ये खराब ना हो। तो यहाँ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है आपके पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। एकदम इजी चैप्टर है। सारी अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी हैं, क्या है पहले चैप्टर में क्या नहीं है। आप चाहो ये नोट्स चाहिए आपको तो आप को ये टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये नोट्स आप वैसे हाथों से बना सकते हो इस मेरे चैनल के ऊपर वीडियो को देख देख के। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कोई अगर 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में परीक्षा दे रहा है बच्चा तो वो भी